नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जूनियर असिस्टेंट में ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट हैं उनके लिए सामान्य ज्ञान को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 17-18 दिसंबर को पेपर है। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, बीमा, सड़कों की उपलब्धता, खनन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडारण, संरचना, कृषि बाजार, बीमा आदि दोस्तों कृषि विकास आधारित प्रमुख संरचना कारक हैं। जो दोस्तों ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें खनन जो है वो कृषि विकास आधारित संरचना कारक नहीं है। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, श्री रविशंकर, महंत परमहंस दास। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं। श्री रविशंकर भारतीय आध्यात्मिक नेता हैं तथा उमा भारती भारतीय राजनेत्री हैं जो भाजपा सरकार में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सफाई मंत्री रही हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़, नोएडा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नोएडा। जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास किया। मोबाइल ओपन एक्सचेंज मोबाइल उद्योग के लिए समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र होगा जो निर्माताओं, संसाधनों एवं विकास संबद्ध उद्योगों को एकीकृत मंच प्रदान करेगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल। उत्तर प्रदेश राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ साझा होती है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य के साथ साझा करती है। उत्तर प्रदेश कुल 9 भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, बुंदेलखंड मध्य भारत में स्थित एक प्राचीन क्षेत्र है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्रों के फैली हुई है। इस क्षेत्र की मुख्य भाषा बुंदेली है। इसमें उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा तथा मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया के क्षेत्र शामिल हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर-ली, फिलिप डॉन एस्ट्रीज और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों लगभग सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज जिन्हें कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप है? प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट,
प्रिंट डिस्पैच्ड फाइल, प्रोटोकॉल डिस्क फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी लघुपथ यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचलन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? ऑप्शन है कंट्रोल Z, अलर्ट ALT स्पेस बार, कंट्रोल ESC और अलर्ट इंटर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा CTRL प्लस ESC, यानी सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, RFP का पूरा नाम है, इसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर पिटीशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस, डी ऑप्शन में रजिस्टर फॉर्मल प्रोसेस। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल, डेल। तो वाटसन कंप्यूटर IBM कंपनी द्वारा निर्मित है। IBM का मुख्यालय की अगर दोस्तों बात करें तो न्यूयॉर्क में है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? 1471, 1191, 1391, 1061। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। तो इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकीय, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद के पंचविश व अर्थवेद के गोपथ वेद हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया, गुलाम लिख गया है, कूलाम होगा ये। 1 न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पर भी कूलाम होगा, और 1 जूल प्रति न्यूटन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? दूर दूर होते हैं, बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, कम बारीकी से बंधे होते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व, परमाणु भार। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। इनका परमाणु भार समान होता है, हालांकि इन दोनों की विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना तथा घनत्व भिन्न होती है। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कालोलॉजी, ऑकोलॉजी, ट्रेमोटोलॉजी,
डर्मेटोलॉजी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा घाव का अध्ययन ट्रॉमेटोलॉजी कहलाता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर व ट्यूमर का अध्ययन और डर्मेटोलॉजी में के अंतर्गत त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आगरा, चित्रकूट, सहारनपुर, लखनऊ। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, लखनऊ में। कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। यह नाइट सफारी पार्क 350 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है विभाजक विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त, यानी सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। 14 अगस्त को भारत में विश्व विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा? वासुदेव मोही, शरण कुमार लिम्बाले, के शिवा रेड्डी, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान 2021 हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981, 1986, 1995, 2000। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1986। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? 14, 13, 17, 26। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) में के तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, गौरीगंज। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आलमबाग, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण संस्था यानी ब्यूरो लखनऊ के आलमबाग में स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अधीन दिनांक 5 अक्टूबर 1976 को की गई थी। संस्था के प्रदेश
में बीजों की प्रमाणीकरण का कार्य फसल सत्र खरीफ 1977 से प्रारंभ किया गया था। तो ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावटी रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। भारतीय मानक ब्यूरो इनका संचालन करता है, जिसकी देखरेख पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।